प्लास्टिक सेगमेंट को बिलोंग करने वाली कंपनी है नीलकमल। अगर हम इस कंपनी को ज़रा सा और डिफाइन करने की कोशिश करें, फर्नीचर यानी प्लास्टिक के जितने फर्नीचर है ये वो कंपनी बनाती है। और उस फर्नीचर के अंदर भी अगर हम बात करें, होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारे इस कंपनी के बिजनेस हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंपनी जो है नीलकमल किस सेगमेंट को बिलोंग करती है और उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जहाँ से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है, फर्नीचर बिजनेस, फर्नीचर में हम समझ गए क्या क्या है, होम, ऑफिस एक्सेट्रा। और उसके बाद मैट्रेस बिजनेस, ये भी इस कंपनी के ही प्रोडक्ट है, यानी जहाँ से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। थर्ड जो है जहाँ से इसको रेवेन्यू आता है, बबल गार्ड डिवीज़न। ये वो 3 सेगमेंट हैं जहाँ से इस कंपनी के पास बिजनेस आता है या फिर प्रोडक्ट लाइन है ना। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इस कंपनी के पास आता है वो आता है 72.5 इतना % रेवेन्यू आता है, जो इसका मेन काम है यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, वहाँ से आता है। बाकी जो बचता 13% रेवेन्यू वो आता है रेडीमेड होम फर्नीचर। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल है सिर्फ इंडिया में ही, बाकी बाहर ही कंपनी बिजनेस नहीं करती है। ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ में कंपनी बिजनेस करती है। अब 30 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 30 में भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग हैं दोनों में है। यानी डेवलप की अगर हम पहले बात करें, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह कंपनी बिजनेस करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपिंग मार्केट यानी अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा, वहाँ पर भी इस कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है, या फिर ये कहें अपना बिजनेस करती है। शॉर्ट वे में हम समझे, अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज किस किस सेगमेंट को अपनी ये जो कंपनी है अपने सर्विसेज देती हैं, तो उनमें से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल, FMCG एक्सेट्रा, हर जगह अपनी सर्विसेज देती है। ऊपर से अगर हम बात करें, इस कंपनी ने जो रिसेंट में डेवलपमेंट की है वो आपके सामने है। अगर हम इनको रीड करने की कोशिश करें, यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टेड इन लोकल सोफा मैन्युफैक्चरर, यानी कि अपने जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए, प्लस जो इंश्योर करने के लिए जो लोकलाइजेशन है, डिज़ाइन जो लोकल डिज़ाइन है, एंड अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, एंड जो अपनी प्रोडक्ट जो रीच है सही समय तक अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टेड इन लोकल सोफा मैन्युफैक्चरर। ये इनका रिसेंट का डेवलपमेंट है। यहाँ पर फोकस बना हुआ कंपनी को, सो दैट बाकी चीज़ें ये मेंटेन कर पाए। सेकेंड अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है जो रिसेंट में, अगर हम बात रिसेंट नहीं मतलब पिछले साल से अगर हम बात करें, जो क्वारंटाइन, जैसे कोरोना आया था उसका क्वारंटाइन वर्ड आपने सुना होगा, उस टाइम के बेड की रिक्वायरमेंट थी और बेड की बहुत कमी थी। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, लॉन्च क्वारंटाइन बेड्स, आइसोलेटेड बेड्स फॉर वेरियस साइज़ के लिए। तो एंड साथ ही में इन्होंने सप्लाई किए मोर देन 5,000 फॉर सेवरल हॉस्पिटल। तो ये है इस कंपनी के रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो आप समझ पा रहे हो इस कंपनी का काम क्या है। नाउ लेट्स फोकस करते हैं कि इन्वेस्टर, यानी कि आफ्टर ऑल हम जो भी बात करते हैं घूम घाम के हमारे रिटर्न पे आ ही जाती है। क्या दिया है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को, 1 साल में 8% का रिटर्न दिया है। और बात करें 2 साल में 97, 3 साल में 49% के रिटर्न आपके सामने है। तो हो सकता है कुछों को रिटर्न अच्छे लगे, कुछों को बिल्कुल नहीं लगे, कुछों को लगे कि एज ऑफ नाउ के मार्केट के हिसाब से ये रिटर्न ठीक है। नाउ लेट्स बात करते हैं इन रिटर्न के पीछे की हिस्ट्री कैसी रही, यानी कि हम नंबर्स के पहले बात कर लेते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, 4 क्वार्टर का हिसाब है आपके सामने मार्च का, एंड जब इसके बाद जब 22 का नंबर आएंगे देन विल सी, बट एज ऑफ नाउ जो आपके सामने वो आप देख लीजिए। सेल्स की अगर हम पहले बात करें, फर्स्ट क्वार्टर में यानी मार्च 2021 में 680 करोड़ के आसपास की सेल हुई थी सॉरी। देन उसके बाद एक डिप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिकवरी आई, एक शार्प रिकवरी आई यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें वहाँ पर भी आपको चीज़ें बढ़ते हुए नजर आई हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आया, एटलीस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें 79-30 यहाँ पे डिप था, 30 से 67 एंड 74। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एंड अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, बिल्कुल इस टाइम पे इस येलो वाले बार में यानी जून में हम बात करें, बिल्कुल 2 के आसपास नेट प्रॉफिट आ चुका था, वो रिकवर होकर 33 के आसपास आ चुका है। चारों क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसी लेवल के आसपास आ चुका है। अब अगर समझने की कोशिश करें ईयरली पे क्या हो रहा है, क्योंकि क्वार्टरली पे थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेट्स सी इधर, यह आप देखेंगे 19 से लेकर TTM तक का डेटा आपके सामने है, 19, 20, 21 और TTM का अभी तक का। तो इसमें भी आप देखेंगे ऑल नंबर इन CR यहाँ पर 2362। उसके बाद एक यहाँ पे आप देखेंगे, फिर उसके बाद एक डिप हमें यहाँ मिली थी यहाँ पर 2020 में, 20 आप जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें TTM में आपको वापस से रिकवरी आते हुए नज़र आ रही है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपके सामने है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में है, वो भी पॉजिटिव में ही है। 216 से 250 हुआ है पिछले 4 सालों में। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 117 से हुआ है 101। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक डिप देखने को मिल रही है। अभी तक का TTM तक का डेटा है जो आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नंबर हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, वो आपको कम थोड़ा सा देखने को मिल रही है। बाकी चीज़ क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। जिस ग्रोथ की हम बात करें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में, इस कंपनी की अगर हम पहले बात करें 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ रही है -1, 3 साल में -3, 1 साल में -9। तो ये है इसकी सेल्स ग्रोथ की परसेंटेज, ये पुअर है। पहली हमें वीकनेस मिली इस कंपनी में। दूसरी अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी -1 और -4, -15। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जो पॉजिटिव में होनी चाहिए, अच्छी लेवल पे होनी चाहिए, एटलीस्ट डिसेंट लेवल पे होनी चाहिए, ये वो चीज़ें एज ऑफ नाउ इस कंपनी में आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर में कैसे इंप्रूवमेंट होता है वो देखने वाली बात है, बट एज ऑफ नाउ जो आपके सामने है वो है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ROE एंड ROC। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी कंपनी को चेक करने के लिए, सिर्फ ओनली नहीं, इंपॉर्टेंट होता है, अमंग होता है। 14 की अगर हम बात करें, ROE की बात करें 5 साल पहले 14, फिर 3 साल में ROE 12 और 1 साल में 10। तो ये भी कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कम हो रहा है। जिस तरह से इसके सेल्स प्रॉफिट भी डिप में जा रहे हैं, वैसे इसमें भी हमको डिप देखने को मिल रही है। नाउ अगर हम बात करें ROC, ये भी देखिए 20, 18 और 16। ऑल्दो ROE ROC अगर हम इन दोनों को एक देखें, ये अभी सिर्फ ओके कैटेगरी में आ रहा है। अदरवाइज 15 होते तो हम बोल सकते थे ओके तो अच्छी कैटेगरी में आ रहा है। 20 से ऊपर हम एटलीस्ट जो बेसिक पैरामीटर होता है हम बोल सकते थे, बट एज ऑफ नाउ आप देखेंगे सिर्फ 1 साल का 10 और 16 के बीच में बोल रहे हैं। तो समवेयर अगर हम इसको ओके ही बोलें कि ठीक ठाक ही है, तो उसी कैटेगरी में हमारे हिसाब से ये आ रहा है। अब बात करते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न कितना मजबूत है, वो भी आप देख लीजिए। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर 64.53 एंड इतना ही है 22 के मार्च तक भी। शेयरहोल्डिंग पैटर्न रिलीज हो चुका है, तो ये आप देख लीजिए रिसेंट क्वार्टर का। तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी उन्हीं के पास दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छी बात है। उसके बाद FIS की बात करें 2 एंड अभी भी 2.13, तो उनके पास 2% की जो होल्डिंग है इंटैक्ट रखा है, ना बेचा है ना बढ़ा है, बट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद DIS की अगर हम बात करें 18, 19 एंड यहाँ पे 19.58 के आसपास। तो DIS को इस कंपनी के पास ज़्यादा भरोसा है, उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। ओवरऑल देखा जाए FIS के तो कम है, ओवरऑल अगर देखा जाए FIS DIS एंड प्रमोटर के मिला के बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है इसकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न। बाकी अगर हम पब्लिक की बात करें तो 14, 13 एंड 13 ऑलमोस्ट 14 के आसपास एक बैलेंस हमको शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को मिला। मेजॉरिटी प्रमोटर के पास है, जो एक अच्छी बात है। नाउ अगर हम बात करें प्लेजिंग, 0 प्लेजिंग है, ये भी एक और अच्छी बात है। एंड FIS DIS के बाद कुछ म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ। पहला जो नाम निकल के आ रहा है DSP स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3% की होल्डिंग है, एक अच्छा परसेंटेज है। दूसरा कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा HDFC स्मॉल कैप और चौथा HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है हाइब्रिड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोटक, HDFC, DSP सभी अच्छे फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड अच्छी क्वांटिटी में भी किया है, यानी 1% तो सभी का है सिवाय आखिरी HDFC का सेकंड फंड है। तो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे इस कंपनी के बारे में क्या है, क्योंकि हम जब भी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं अनबाइज्ड वे में आपके सामने रख देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से उसको लेंगे। हमारे बाइस होने से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मतलब कुछ लोगों को ठीक लगे हम ठीक कहेंगे तो कुछ लोग उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना बोले तो अच्छी भी कंपनी होगी तब भी हम नहीं करेंगे। इसलिए आपके सामने चीज़ें रख देते हैं सो दैट आप अपना डिसीजन खुद बना सकें। इस वीडियो में हम आगे बढ़े। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन की अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी चल 33, ये स्टॉक अभी भी आपको 30 के आसपास मिल रहा है। पी रेशियो के हिसाब से अभी ठीक मिल रहा है। जो दूसरा रेशियो नहीं है वो है पीबी रेशियो के हिसाब से भी अभी ये अपने ठीक ठाक से वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। EPS इसका अच्छा है, ये आप देखेंगे, और डिविडेंड ये आपको देते रहती है रेगुलर बेसिस पे, कभी 7, इसका पास के रिकॉर्ड के अगर हम बात करें 2021 के 7, 8, 9 रुपये के बीच में ये कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको देते रहती है, ये भी आपको ठीक ठाक है। मार्केट कैप इस कंपनी के एज ऑफ नाउ 3000 CR के आसपास है, प्लस है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। तो ये है एज ऑफ नाउ के इसके मार्केट कैप। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक नज़र आ रहा है एंड इसने रिटर्न भी आपको ठीक ठाक नज़र दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का बैलेंस है, बिजनेस इसका ठीक है एंड अगर हम बात करें
म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है। वीकनेस हमने देखी इसके ग्रोथ में, यानी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में, ये हमको थोड़ी वीकनेस नजर आई। अगर हम बात करें टेक्निकल वाइज, कुछ दिनों पहले बड़े ही अच्छे लेवल के आसपास था। एक एज ऑफ नाउ जैसे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। जब भी आपको मौका मिलता है, अगर बात करें कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में एक जर्क आपको देखने को वापस से मिल सकता है, उस दिन भी आपको मौका मिल सकता है अच्छे लेवल के आसपास जब आता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है, लेना चाहते हैं अपने एनालिसिस करने का, तो शेयर आपने देख लिया, बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऐसा शेयर जो आपको अच्छे स्विंग दे सकता है, स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा शेयर है, बट आपके एंट्री और एग्जिट परफेक्ट होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ रह गया है, हाँ एक चीज़ ये रहेगी कि डेट कितना है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.04 है ये है। एंड अगर हम बात करें कैश कितना है, 67 CR के आसपास इसके पास कैश है। डेट है 46। कंपनी चाहे तो डेट फ्री हो सकती है, बट और भी कोई काम होता है, बट डेट के कंपैरिजन में कैश थोड़ा ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो। तो ज़्यादा बर्डन कंपनी के ऊपर, ये इसके ऊपर ध्यान अभी नहीं है कि हमें डेट फ्री होना है, हमारे पास कैश बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा अभी हाल नहीं है। 0.04 है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अब इस वीडियो में अगर आप कुछ रह गया तो आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज हमने मैक्सिमम चीज़ें छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।